भारतीय हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक त्रिशूल की खड़ी ढलान के नीचे बसा एक छोटा सुदूर जल निकाय है, जिसमें एक भयानक रहस्य छिपा है। रूपकुंड झील समुद्र तल से 16,500 फीट 5,029 मीटर ऊपर और 135 फीट 41.1 मीटर से कम व्यास वाली लगभग हमेशा जमी रहती है। तट और आसपास की घाटियां दोनों बर्फ से ढकी हुई है। केवल गर्मियों की गर्मी ही इसका रहस्य उजागर करती है, जब पानी पिघलता है और सैकड़ों हड्डियां सतह पर तैरने लगती है। मानव अवशेष और प्राचीन कलाकृतियां इसके किनारों पर किसी डरावनी फिल्म के दृश्य की तरह बिखरी हुई दिखाई देती है। इस साइट की परेशान करने वाली प्रकृति ने इसे कंकाल झील या कंकालों की झील का उपनाम दिया है। स्थानीय सरकार इसे पर्यटक प्रचार में रहस्यमय झील के रूप में वर्णित करती है। एक बात तो पक्की है, पृथ्वी पर इसके जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। रूपकुंड झील के बारे में 10 चौंकाने वाले तथ्यों के साथ इस हैरान करने वाले प्राचीन रहस्य का पता लगाएं। 10। एक भयानक खोज। रेंजर एच के मधवाल 1942 में रूपकुंड झील में कंकालों की रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे, जब वे और उनका समूह पौधों की खोज के अभियान के दौरान उन पर ठोकर खा गए थे। उन्होंने एक भयानक दृश्य का वर्णन किया जिसने हमारी सांसें रोक दी। ठंडे तापमान ने अवशेषों को इतनी अच्छी तरह से संरक्षित किया कि कई हड्डियों में अभी भी कुछ मांस और बाल जुड़े हुए थे। पोटर इस दृश्य से इतने भयभीत थे कि वे तुरंत भाग गए, ये सोचकर कि वे किसी भूतहा भूमि में उतर गए हैं। मधवाल और उनके सहायक ने करीब से देखा और पाया कि कुछ शव उस क्षेत्र में आमतौर पर पाए जाने वाले शवों से बड़े थे। उन्होंने बांस की छड़ें, बर्तन, बड़े चमड़े के सैंडल, चप्पल और बर्फ से बाहर निकले हुए छाते भी देखे। दुर्भाग्य से चल रहे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आधिकारिक जांच में देरी हुई। 13 साल बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि झील और उसके किनारों पर 800 से अधिक लोगों के कंकाल हैं। 9। रूपकुंड झील की स्थानीय पौराणिक कथा। स्थानीय लोग रूपकुंड झील और त्रिशूल पर्वत के निर्माण के बारे में एक प्राचीन मिथक के 2 संस्करण बताते हैं। पहले संस्करण में महादेव शिव, सर्वोच्च या महान प्राणी, अपनी प्यासी पत्नी नंदा देवी के लिए पानी का स्रोत खोज रहे थे। उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा और त्रिशूल, जिसका अर्थ है त्रिशूल पर्वत, और 2 झीलें बनाई। जब नंदा देवी, जिसका अर्थ है आनंद देने वाली देवी, झीलों में से एक से पानी पी रही थी, तो उन्होंने पहली बार पानी में अपने प्रतिबिंब की एक झलक देखी। उनकी सुंदरता या छवि की उस प्रारंभिक झलक ने इसके नाम को प्रेरित किया। रूपकुंड का अर्थ है प्रतिबिंब झील या सुंदरता झील। किंवदंती के दूसरे संस्करण का दावा है कि नंदा देवी ने महादेव के बजाय जमीन पर त्रिशूल मारा था। नंदा देवी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में सबसे अधिक पूजनीय देवी है, जहां देवी की पौराणिक कथाएं निवासियों के जीवन में व्याप्त है। कई लोग नंदा देवी पर्वतों का बहुत सम्मान करते हैं, जो रूपकुंड झील के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर का हिस्सा है। पूरे क्षेत्र को पवित्र माना जाता है, जिसमें कई मंदिर फैले हुए हैं। 8. रथ जाट तीर्थ यात्रा। देवी नंदा देवी को सम्मानित करने वाली तीर्थ यात्रा, जिसे रथ जाट के रूप में जाना जाता है, सदियों से हर 12 साल में आयोजित की जाती है। इस विशेष तीर्थ यात्रा में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लोग एक साथ आते हैं। रथ जाट में 50,000 से अधिक लोग भाग लेते हैं। भले ही सभी को अंतिम गंतव्य होमकुंड झील तक जाने की अनुमति नहीं है। नियमों में कहा गया है कि संगीत, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोग, चमड़े के सामान, निचली जातियों को वान से आगे बढ़ने से सख्त मना किया गया था। वान रूपकुंड से लगभग 3 या 4 दिन पहले है। त्रिशूल और नंदा घुंती पहाड़ों से घिरी होमकुंड झील को देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है और माना जाता है कि यहीं पर नंदा देवी की पालकी रखी गई थी। प्रतीकात्मक रूप से तीर्थ यात्रा में भाग लेने वालों को नंदा देवी को उनके घर तक ले जाने की अनुमति मिलती है। ये यात्रा 175 मील 281.6 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में लगभग 22 दिन लगते हैं। तीर्थयात्रा का एक बड़ा हिस्सा नंगे पैर होता है। पिछली रथ जाट तीर्थयात्रा 2014 में हुई थी। 7. देवी नंदा देवी के बारे में एक लोकप्रिय लोकगीत। कुछ लोगों का सुझाव है कि देवी नंदा देवी के बारे में एक लोकप्रिय लोकगीत पीड़ितों की रहस्यमय मौतों पर कुछ प्रकाश डालने में मदद कर सकता है। ये गीत एक रथ जाट तीर्थयात्रा के दौरान एक शाही जुलूस का वर्णन करता है, जहां एक राजा, उसकी गर्भवती रानी और उनके साथी नाचने वाली लड़कियों के साथ पवित्र परिदृश्य को अपवित्र करके नंदा देवी को क्रोधित करते हैं।
सजा के तौर पर नंदा देवी ने नर्तकियों को पत्थर में बदल दिया और फिर बाकी के समूह को आसमान से फेंके गए लोहे के गोले से मार गिराया। इस गीत ने एक सिद्धांत को प्रेरित किया कि पीड़ित एक भयंकर ओलावृष्टि में फंस गए थे। शोधकर्ताओं ने इस और अन्य परिदृश्यों का परीक्षण किया और पाया कि कुछ व्यक्तियों की खोपड़ी में फ्रैक्चर थे जो ओलों से आ सकते थे। उस समय एक शोधकर्ता ने कहा, इतने सारे लोगों को एक ही समय में ऐसी ही चोटें लगने का एकमात्र संभावित कारण ये है कि कुछ ऐसा हुआ जो आसमान से गिरा हो। उन्होंने सुझाव दिया कि ओले 9 इंच 22.9 सेंटीमीटर व्यास के रहे होंगे। रूपकुंड झील की स्थलाकृति और ऊंचाई के आधार पर ये सवाल से बाहर नहीं है। यह क्षेत्र अचानक और हिंसक तूफानों का अनुभव करने के लिए जाना जाता है और इसमें आश्रय के लिए कोई जगह नहीं है। 6. लोगों और पर्यावरणीय कारकों द्वारा गड़बड़ी। जब रेंजर मधवाल ने पहली बार भयावह खोज की तो रूपकुंड झील की सतह पर पूरे कंकाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन शोधकर्ताओं ने जब पहली बार इसका अध्ययन करना शुरू किया तो उन्हें केवल टुकड़े ही दिखाई दिए। 1955 में साइट पर पहुंचे। वहां रहते हुए उन्होंने पहाड़ की ढलान से बड़ी बड़ी चट्टानों को लुढ़कते और पानी में गिरते देखा। उन्होंने जल्दी से यह निष्कर्ष निकाला कि ये गिरती चट्टानें पिछले कुछ वर्षों में हिमस्खलन और भूकंप के साथ मिलकर अधिकांश अवशेषों को तोड़ने के लिए जिम्मेदार थी। यह क्षेत्र भूस्खलन के लिए भी प्रबल है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि ये आसानी से कंकाल की हड्डियों को पहाड़ से नीचे और नीचे ठंडे पानी में ले जा सकते थे। साइट को प्रभावित करने वाले विभिन्न विघटनकारी पर्यावरणीय कारकों के अलावा स्थानीय तीर्थयात्री और पैदल यात्री नियमित रूप से इस क्षेत्र में आते हैं। कुछ लोगों ने कंकालों को संभाला है और कलाकृतियों को हटाया है। 5. कम से कम 2 अलग अलग समूह थे। 2000 के दशक की शुरुआत में प्रारंभिक डीएनए परीक्षण ने स्थापित किया कि रूपकुंड झील में मरने वाले लोग दक्षिण एशियाई वंश के थे। रेडियोकोबन परीक्षण ने साइट क्लस्टर के आसपास की हड्डियों को 800 ईस्वी में दिनांकित किया, ये सुझाव देते हुए कि वे सभी एक बार की सामूहिक घटना में मर गए। लेकिन 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित 5 साल के लंबे अध्ययन ने उस कहानी को गलत साबित करके सभी को चौंका दिया। भारत, अमेरिका और जर्मनी में स्थित 16 संस्थानों के 20 सह लेखकों ने 15 महिलाओं सहित कंकाल अवशेषों के 38 सेटों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि ज्यादातर पीड़ित लंबे थे या औसत से ज्यादा कद के थे, लेकिन कुछ बहुत मजबूत और लंबे थे जबकि अन्य लंबे और दुबले पतले थे। परीक्षणों ने ये भी निर्धारित किया कि ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच थी, और पीड़ितों में से कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं था। पीड़ितों में से 23 दक्षिण एशियाई वंश के थे, जैसा कि शोधकर्ताओं ने शुरू में संदेह किया था, लेकिन अध्ययन में पाया गया कि वे एक बार की सामूहिक घटना के बजाय 2 या अधिक घटनाओं के दौरान मर गए। शेष 14 पीड़ितों की मृत्यु दक्षिण एशियाई समूह की तुलना में 1000 साल बाद हुई। वर्तमान में शोधकर्ताओं का मानना है कि इस समूह की मृत्यु एक ही घटना में हुई थी। 4. घर से बहुत दूर। रूपकुंड झील पर पीड़ितों के 2 समूहों के बीच एक और उल्लेखनीय अंतर था। शोधकर्ता ये जानकर दंग रह गए कि 14 पीड़ितों की आनुवंशिक वंशावली भूमध्य सागर, विशेष रूप से ग्रीस और क्रेते से जुड़ी हुई थी। समूह में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो पूर्वी एशियाई वंश का था। भूमध्य सागरीय समूह घर से 4500 मील 7242 किलोमीटर से अधिक दूर रूपकुंड झील पर क्या कर रहा था, इस पर तब से ही अटकलें लगाई जा रही है। एक लोकप्रिय सिद्धांत ये था कि पीड़ित सेना या व्यापारियों के समूह का हिस्सा थे। हालांकि झील में या उसके आसपास कभी कोई हथियार नहीं मिला है, न ही यह किसी व्यापार मार्ग के पास स्थित है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इन व्यक्तियों को रूपकुंड झील में क्या लाया या उनकी मृत्यु कैसे हुई। लखनऊ, भारत में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस के पुरातत्वविद वरिष्ठ सह लेखक नीरज राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, हमें उम्मीद है कि यह अध्ययन इस रहस्यमयी स्थल के कई विश्लेषणों में से पहला है, जबकि नए अध्ययन ने और अधिक प्रश्न उठाए हैं। राय और उनके सह लेखक आभारी हैं कि विश्लेषण ने पीड़ितों की मृत्यु के बारे में कुछ सिद्धांतों को समाप्त कर दिया है। 3. महामारी या गलत तीर्थयात्रा के शिकार। 2004 में नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री ने सुझाव दिया कि कंकाल झील में दफनाए गए महामारी के शिकार थे, लेकिन ये सिद्धांत गलत साबित हुआ जब शोधकर्ताओं को किसी प्राचीन जीवाणु रोगजनक का कोई निशान नहीं मिला जो मृत्यु के कारण के रूप में बीमारी को दर्शाता हो। हालांकि उन्होंने नोट किया कि डीएनए रोगजनक का पता लगाने के लिए बहुत कम सांद्रता हो सकती है।
पीड़ितों को मृत्यु के समय उचित रूप से स्वस्थ दिखाया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि दक्षिण एशियाई समूह 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच कम से कम 2 अलग अलग घटनाओं में मर गया, जिसने एक लंबे समय से चली आ रही धारणा को खारिज कर दिया कि यह एक सामूहिक मृत्यु थी। दूसरी ओर भूमध्यसागरीय समूह के बारे में अभी भी माना जाता है कि वे एक बार की सामूहिक घटना में मारे गए थे, जो तीर्थयात्रा कार्यक्रम के दौरान हुई हो सकती है। एकमात्र समस्या यह है कि रथ जाट तीर्थयात्राओं के पहले विश्वसनीय विवरण 19वीं शताब्दी के अंत तक नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि स्थानीय मंदिरों में 8वीं और 10वीं शताब्दी के शिलालेख पहले की उत्पत्ति का संकेत दे सकते हैं। 2. झील पर दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं। कुछ अन्य सिद्धांतों में रूपकुंड झील के पास एक खड़ी ऊपरी धार शामिल है, जिसे मौत की गली के रूप में जाना जाता है। ज्यूरा गली एक शानदार दृश्य के साथ एक खड़ी पहाड़ी है, लेकिन जो कोई भी गिरता है वो कंकाल झील में अन्य पीड़ितों में शामिल होने के लिए अभिशप्त है। तीर्थयात्रा पर कुछ 100 साल पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि गली से बहुत सारी आकस्मिक मौतें हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद प्रतिबंध हटा लिया गया। एक मान्यता ये भी है कि कई तीर्थयात्री आत्म बलिदान के लिए रूपकुंड झील का उपयोग करते थे। तीर्थयात्रा मार्ग के किनारे स्टॉप और मंदिरों पर शिलालेख कुछ तीर्थयात्रियों के वहां अपनी जान लेने के इरादे का वर्णन करते हैं। आरएस वैज्ञानिक और शोधकर्ता नेगरी के अनुसार इन आत्महत्याओं के इतने मामले थे, जिन्हें एटमोसक के नाम से जाना जाता है, कि सरकार ने 1931 में इन पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी भी केवल सिद्धांत है। कोई नहीं जानता कि भूमध्यसागरीय समूह रूपकुंड झील में क्यों आया या वे वहां कैसे मरे, लेकिन शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि यह क्षेत्र न केवल स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय था, बल्कि दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता था। पीड़ितों और कलाकृतियों का अध्ययन जारी है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे उत्तर या अधिक प्रश्न प्रदान करेंगे या नहीं। शोध से ये भी पता चल सकता है कि समूह की मृत्यु साइट से बाहर हुई थी। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग की अध्यक्ष कैथलीन मॉरिसन ने अटलांटिक को बताया कि यह संभावना नहीं है कि सभी पीड़ित झील में मर गए। मुझे संदेह है कि वे वहां एकत्र हुए हैं, कि स्थानीय लोगों ने उन्हें झील में डाल दिया है। जब आप बहुत सारे मानव कंकाल देखते हैं, तो आमतौर पर यह एक कब्रिस्तान होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें।